दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 904 नंबर जो आपका सब्जेक्ट है शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास। इस सब्जेक्ट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी आप पढ़ें जितनी जल्दी हो सके। आपके पास समय बहुत कम है, 2 महीने बाद में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। यदि आप अपना नोट्स लेना चाहते हैं तो मैंने बता दिया है, हमेशा बताता रहता हूँ, हर वीडियो के माध्यम से आपको सचेत किया गया है। सेकेंड ईयर के नोट्स जो हैं 599 में उपलब्ध हैं। जिन्होंने हमसे फर्स्ट ईयर के नोट्स लिए थे, जिन बच्चों ने जो सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, उन बच्चों का रिजल्ट जो है वो गया था हमारे चैनल के माध्यम से 86%। ठीक है। और उसको जब हमने नेक्स्ट ईयर इंप्रूव किया था ये चला गया था 92%। ठीक है। तो ये हमारे नोट्स के माध्यम से जो आपके परसेंटेज हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। और इस बार के नोट्स जो हैं आपके लिए काफ़ी मददगार रहेंगे। फाइनल ईयर का आपका टर्म है, इसके बाद जो है आप MPTEL से बाहर हो जाओगे, यानी कि आपका पूरा का पूरा उद्देश्य पूरा होने वाला है। तो आप इसको जो है ढंग से पढ़ लें, और जितनी जल्दी नोट्स प्राप्ति करके आप जितनी ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं वो उतना बेहतरीन होगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं कैसे बनते हैं, जहाँ पे जहाँ समझाने की बात होगी मैं वहाँ समझाता रहूँगा। यहाँ पर देखिए, प्रबंधक की छवि कैसी होनी चाहिए, तो मेल जोल एवं भागीदारी की छवि होनी चाहिए। विद्यालय प्रशासन का तत्व क्या है, ये नियोजन का तत्व है। ठीक है। राष्ट्र का निर्माता जो है वो कौन होता है, वो शिक्षक होता है, ये ध्यान रखना है आपको। शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख कार्य जो है नियोजन होता है, ध्यान रखना है। प्लानिंग जिसको बोलते हैं, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। पुस्तकालय से छात्रों का जो है क्या होता है, सार्वजनिक विकास होता है। प्रधानाचार्य का कक्ष समीप होना चाहिए, कहाँ पे, तो कार्यालय के जहाँ पे विद्यार्थी जो है पढ़ रहे हैं उसी के आसपास में जो है इसका कक्ष होना चाहिए। विद्यालय में मूत्रालय और शौचालय होना चाहिए, तो प्रयोगशाला के पास होना चाहिए, जहाँ पर जो है एक्सपेरिमेंटल आपका लैब्स हैं वहाँ पे होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, NCERT का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद जो है इसको कहा जाता है। शैक्षिक प्रशासन का संबंध जो है मुख्यतः शिक्षा से होता है। और करिकुलम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो लैटिन शब्द के क्यूरे शब्द से हुई है। इसके बाद जो है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं क्रिया रुचि नियोजन के सिद्धांत पर जो है आधारित होती हैं, आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपको फिलप्स को ध्यान रखना है, फिलप्स इसी तरह से आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो देखिए। साहित्यिक पाण्य सहगामी क्रिया जो है वो कौन सी है, तो उसको बोलते हैं वाद विवाद एवं कविता प्रतियोगिताएं। ठीक है। शिक्षा की ही राष्ट्रीय एकता का आधार, ये कथन किसका है, नेहरू जी ने ये कथन दिया था। आंग्ल भाषा संस्थान भोपाल की स्थापना कब हुई, तो ये 1964 में की गई थी। क्वेश्चंस आपसे इसी तरह से पूछे जाएंगे, आप हक्के बक्के भौचक्के रह जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो है आपने अगर फर्स्ट ईयर के हमारे नोट्स लिए थे या आपने हमारे वीडियो से पढ़ा था तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारे वीडियोस या हमारे नोट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। अपने नोट्स को जो भी है आप चाहे वीडियो के माध्यम से प्राप्त करें या फिर आप जो है ऑनलाइन हमारे द्वारा प्राप्त करें, व्हाट्सएप से प्राप्त करें, वो आपकी इच्छा है। लेकिन इन सभी क्वेश्चंस को आपको एग्जाम से पहले पहले दिन जो आपका फर्स्ट पेपर होगा उससे पहले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, चाहे वो आपका 901 हो, 902 हो, 903 हो, 904 हो, 905 हो, 906 हो, एंड सो एंड करके 10 11 जो भी है आपके जितने भी हैं। ठीक है। अभी इन सभी को जो है आपको क्या करना है, पढ़ लेना है ढंग से, सबको एग्जाम से पहले, बिफोर एग्जाम आपको इसको पढ़ लेना है। ठीक है। अगर आपने इनको कंप्लीट कर लिया बिफोर एग्जाम, दावा करता हूँ 90% तो आपका कहीं नहीं चुकेगा। 90% तो मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे इनको पढ़ लेते हैं। जो बच्चे 3 4 बार इसको रिवीज कर लेंगे ना, इसको रिवीज रिवीज मतलब होता है कि हम जब किसी चीज़ को बहुत सारे पढ़ते हैं तो हम अपने आप को रिवीज कहते हैं। ठीक है। रिवीजन अलग चीज़ है। रिवीजन तो है कि यार आज पढ़ लिया, फिर जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन। रिवीज जब हम करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका ये चला जाएगा 96, 98, 99, यहाँ तक आप जा सकते हो। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है ना वो तो, कि आप कितनी जल्दी इनको पढ़ना चाहते हो। तो वीडियोस तो उपलब्ध हैं, वीडियोस पढ़ते जाइए और अपना काम करते जाइए। ठीक है। बाकी आपको इच्छा करे तो आप नोट्स ले लीजिएगा, अगर आपकी इच्छा हो तो। आगे जो है क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, साहित्यिक पांड्य सामग्री मैंने बता दिया आपको, शिक्षा ये भी बता दिया था, आंग्ल भाषा बता दिया था। हाँ, महानगर पालिका प्रमुख को क्या कहते हैं, तो उसको मेयर कहते हैं, ध्यान रखना है। राज्य शिक्षक सलाहकार मंडल की स्थापना कब हुई थी, 1973 में हुई थी। भारतीय शिक्षा तंत्र की संरचना कितने स्तर पर है, तो ये त्रिस्तरीय है शिक्षा तंत्र की स्थापना। ठीक है। साथ ही साथ जो है आपसे पूछा गया है, राज्य शिक्षक प्रशिक्षण मंडल मध्य प्रदेश की स्थापना जो है 1967 में की गई थी।
ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, अगर अभी अभी नहीं पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चंस तो मिक्स हो जाएंगे ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भारत में स्थानीय स्तर की शिक्षा प्रशासन के बारे में लिखिए। स्थानीय स्तर की जो शिक्षा प्रशासन है वो कैसे है, क्या काम करती है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप जो है इसमें आप तरीके से लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, प्रधानाध्यापक की प्रशासनिक व शिक्षण संबंधी दायित्वों को बताइए। इन दायित्वों को कैसे बता सकते हो, आपको ये बताना है, ठीक है ना। चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं कि क्या आपको दायित्व बताना है। देखिए, अब इनके दायित्वों में क्या होता है, प्रशासनिक भूमिका एवं दायित्व होती है, जो प्रशासन संबंधी, जो वहाँ पे टीचरों को मैनेज करते हैं, अध्यापकों को मैनेज करते हैं, तो ये सारे के सारे इनके दायित्व होते हैं। शिक्षण व्यवस्था संबंधी दायित्व होते हैं, ठीक है, जो भी शिक्षण व्यवस्था है वो कैसी है, सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही है, ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं प्रधानाध्यापक जो आपका प्रिंसिपल है वो करता है। शिक्षकों से संबंधित दायित्व होते हैं, यानी शिक्षक को कौन सा दायित्व देना है, ये सारे होते हैं। छात्रों से संबंधित दायित्व भी होते हैं, कौन सा छात्र आ रहा है, रेगुलर नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, ये सारी चीज़ें देखेगा। समाज के प्रति दायित्व होता ही होता है, कि समाज में जो है प्रधानाध्यापक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो समाज का जो है एक, कहते हैं कि हम उसको शीरीष का फूल माना जाता है, ठीक है, यानी कि जो हर मौसम में समान रहता है, अपने आप को बदलता नहीं है। विद्यालय के प्रति दायित्व होता है, विद्यालय में जो है पानी की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा, बैठने की सुविधा, उठने की सुविधा, जो भी सुविधाएं होती हैं, शिक्षा विभाग के दायित्व जो होते हैं, कि आपके बोर्ड से परमिशन लेटर इशू कराना है, बच्चों का नामांकन करवाना है, ये सब सारे दायित्व जो है प्रधानाध्यापक की होती हैं। तो ये हम बता सकते हैं, इस तरह से इन सभी चीज़ों को आपको मेंशन करना होता है। शिक्षक अभिभावक संघ के कार्य बताइए। मैं आपको पिछले वीडियो में भी इसका जो है बता चुका हूँ। मैंने बताया था कि आप जितने भी आप लेक्चर्स पढ़ते हैं, तो आपके ये सारे के सारे जो पेपर्स हैं ये इंटर कनेक्टेड होते हैं। मैंने आपको कई बार बोला है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही बेहतरीन होगा आपके लिए। अगला जो है, शाला की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे हमने कारकों को लिखा है, इस कारकों को जो है आप बता सकते हैं। जिसमें विद्यालय भवन और कक्षा होती है, वो प्रभावित करते हैं कि भाई विद्यालय भवन कैसी है, उसकी दुर्दशा है कि नहीं है, पेंटिंग हो रहा है कि नहीं है, कलर व्यवस्था सही है कि नहीं है, कक्षा में जो है विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था है नहीं है, शिक्षक की उपलब्धता है कि नहीं है, भाई शिक्षक कितने आ रहे हैं, विद्यार्थी ज़्यादा हैं और पता चला शिक्षक एक है, तो फिर वो दिक्कत होती है। तो ये प्रभावित करते हैं कार्यप्रणाली को, ठीक है। शाला मतलब है विद्यालय। शैक्षिक गुणवत्ता, यानी कि विद्यालय में जो है विद्यार्थी तो आ रहे हैं, अध्यापक नहीं है, तो वहाँ पर जो है मामला गड़बड़ है। साथ ही साथ जो है अगर विद्यार्थी भी है, शिक्षक भी है, लेकिन शिक्षक सही नहीं है, तो भी वहाँ पे जो है गुणवत्ता नहीं देखी जा सकती। भौतिक संसाधन, यानी कि उस विद्यालय तक पहुँचने का संसाधन है कि नहीं है, वो विद्यालय कहाँ पे खुला हुआ है, विद्यालय में क्या पीने का पानी, शौचालय की व्यवस्था सही है। वित्तीय संसाधन अर्थात जो है पैसों का जो है संसाधन, उसकी बात करते हैं कि अगर पैसा नहीं होगा तो भाई ये संसाधन जो हमने बताया, भौतिक संसाधन या अध्यापक को लाना, शिक्षकों की उपलब्धता, ये सब नहीं हो पाएगा। तो ये जो है हम बता सकते हैं। 100% उपस्थिति, यानी कि हम इंश्योर करें कि जो है हमारे विद्यार्थी जो हैं कंटिन्यूअस आ रहे हैं, तत्परता से आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जो अध्यापक उनको पढ़ाने आ रहे हैं वो भी सही से पढ़ा रहे हैं, और वो भी सही समय से और 100% उपलब्धि के साथ आ रहे हैं, यानी कि प्रतिदिन आ रहे हैं। तो ये सारे प्रभावी करते हैं, ठीक है। ठहराव की समस्या हो जाती है कभी कभी, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। सीखना की परिभाषा क्या होती है आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है एक वुडवर्थ का जो परिभाषा है, उसको आप नोट कर सकते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेगा, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है, तो आपको बताना है वुडवर्थ का है ये। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो भी डेफिनेशन है उनको हाईलाइट करिए, जितना मैक्सिमम हो सकता है हाईलाइट करते जाइए। जैसे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप जो है अगर आपने ले लिया है नोट्स तो आपने हाईलाइट कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है। लेकिन अगर जो वीडियो से लिखना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा बता दो कि इस तरह से आप उनको अंडरलाइन या हाईलाइट करें कलर से, ठीक है। कलर पेन 5-5 रुपए के आते हैं, इस तरह के हाईलाइटर्स 10 रुपए का आता है मैक्सिमम, और क्या होगा। शाब्दिक सीखना किसे कहते हैं, इसको आपको बताना है। तो इसको हम बता सकते हैं कि शाब्दिक सीखना क्या होता है। इस तरह से जो है सीखने के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं, स्मृति क्या है, धारणा से क्या तात्पर्य होता है, दीर्घकालीन स्मृति किसे कहते हैं, तार्किक स्मृति किसे कहते हैं, विस्मृति किसे कहते हैं, प्रेरणा किसे कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण सीखना किसे कहते हैं, और अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे। आप मत सोचो कि मैंने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है, वो भूल जाओ। यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है, यहाँ से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ लोगे तो बेहतरीन रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो आपकी मर्जी है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पूछा गया प्रतिभा ज्ञान स्मृति के क्या स्थान है, प्रतिभा ज्ञान स्मृति का में क्या स्थान है ये बताना है आपको। प्रतिभी ज्ञान का स्मृति में क्या स्थान है। प्रतिभी ज्ञान जो है वो क्या होता है, ये जो है एक योग्यता होती है जो पूर्व जो भी अनुभव जो हमने किए हैं या जो सीखे हैं उन तथ्यों के आधार कर जो है जोड़ जोड़ करके अलग अलग स्पष्ट रूप से जो है उनको समझा सकते हैं, उदाहरण भी दे सकते हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूर्ण विधि आंशिक विधि को समझाइए कि बताइए क्या होता है ये। विस्मरण में दमन का सिद्धांत समझाइए। विस्मृति को दूर करने के उपचार क्या हो सकते हैं। सृजनशील सीखने से क्या तात्पर्य है। एक दूसरे से सारे सब्जेक्ट कनेक्टेड रहेंगे, ध्यान रखना है। नोट्स लेना चाहें तो इमीडिएट ले लीजिए, जितनी जल्दी लेंगे, जितना जल्दी पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना रिजल्ट जो है बेहतरीन हो पाएगा। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना रिजल्ट बेहतरीन हो पाएगा। मैक्सिमम पढ़ाई मैक्सिमम रिजल्ट, सिंपल सा थ्योरी है। यहाँ पर जो है एमसीक्यूज हैं जिनके आंसर्स मैंने दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो है बी ऑप्शन पे मैंने टिक किया हुआ है तो बी ऑप्शन हो गया। इस तरह से यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाता है, थर्ड में आपका डी ऑप्शन है, फोर्थ में आपका डी ऑप्शन है, फिफ्थ में आपका सी ऑप्शन है। तो इस तरह से सारे ऑप्शंस को हाईलाइट किया गया है। इन आप ऑप्शंस को जो है आपको पढ़ लेने हैं, देख लेना है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको समझाऊं और आपको समझ में ना आए, या फिर आप पढ़ें और आपको समझ में ना आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यूज जो हैं इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। नोट्स लेने के लिए मैंने बीच में आपको बीच बीच में जो है समझाने के लिए दे दिया कि भाई आप नोट्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, टैगोर के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या होती है, टैगोर के अनुसार बताना है तो टैगोर के अनुसार ही बताना होगा, आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी के अनुसार नहीं बताना है। तो इसी तरह से आपसे किसी से पूछ सकता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए तो बोलता हूँ कि हर जो आपका पेपर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर पेपर को पढ़ते जाइए और बढ़ते जाइए। इसी तरह से आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ लिखिए, क्या होता है। परिकल्पना क्या होती है या इसका अर्थ क्या होता है ये आपसे पूछा गया। प्रतिभा प्रभावशीलता का अर्थ जो है क्या होता है। मानक का क्या अर्थ होता है। किसी कार्य आकलन का क्या अर्थ होता है। तो ये सारे सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और आपको अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए अभी से। चाहे तो उठा के देखिए, 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स मैंने उपलब्ध करा रखे हैं। लास्ट 5 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं इसको जरूर चेक किया रहिए। ठीक है, इसको चेक करेंगे ना आपको पता चलेगा। लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को चेक करिएगा, आपको सारे के सारे इस तरह के क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ ही चीज़ का आचरण करें, विचार करें। और हाँ, याद रखिएगा 901 से जो आपका अंतिम सब्जेक्ट है, ठीक है, आप जो भी दे रहे हैं, आपने जो भी सेलेक्ट किया है, तो आप सारे सब्जेक्ट्स को जो है ऑलरेडी स्टडी कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। पहला पेपर देने से पहले आपको ये सारे सब्जेक्ट याद होने चाहिए। अगर आपने याद कर लिया है तो आपको विश्वास दिलाता हूँ आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं 90 छोड़ के। कितना 90% छोड़कर आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। तो आपके ऊपर विश्वास है तो आप कर लीजिए, अगर नहीं विश्वास है तो जब आपकी इच्छा हो तब पढ़ लीजिएगा। साला की प्रभावशीलता का क्या अर्थ होता है। ये सारे के सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो एक एक नंबर के पूछे जाते हैं तो ये आपके इस तरह से बनते हैं। फिर इससे आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा थोड़ा सा 2 नंबर में पूछा जाता है, विद्यालय की प्रभावशीलता की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें व्यापक क्षेत्र होता है, सर्वोत्तम प्रबंध होता है, सर्वोत्तम संगठन होता है, संगीण विकास होता है, विद्यार्थियों का सार्थक परिणाम देने की कोशिश की जाती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है अपनाया जाता है यहाँ पर। तो ये सब केवल आपको मेन पॉइंटों को लिखना है, ये सारे पॉइंटों को समझाना, केवल लिख देना है। ठीक है, हाईलाइट कर देना कि भाई मैंने ये 5 5 6 पॉइंट लिखे हैं। और आगे आप चाहें कुछ भी लिखो, मतलब लिखोगे तो आप इससे रिलेटेड, लेकिन आप जो भी लिखते हो आपकी त्रुटि भी होगी तो उसको सही माना जाएगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। समावेशी शिक्षा पर जो है निबंध लिखना है। इसके बारे में मैं आपको इससे पहले वाले पेपर में करवा चुका हूँ कि समावेशी शिक्षा पर निबंध कैसे लिखना है। समावेशी शिक्षा में विविध मूल्यांकन विधियों का वर्णन करना है। तो कौन कौन सी होते हैं। मौखिक परीक्षण होता है, प्रश्न उत्तर विधि होती है, कहानी कहना होता है, बोलकर पढ़ाना होता है, वर्णन करना, अवलोकन और लिखित परीक्षण भी होता है। शाला की प्रभावशीलता का आकलन कैसे कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर जो है शाला की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है उसके आधार पे, शाला की वित्तीय व्यवस्था कहती है उसके आधार पे, भौतिक संसाधन वहाँ पे कैसे उपलब्ध हैं उसके आधार पे, और शाला की शैक्षिक व्यवस्था कैसी है, शाला का छात्रावास अगर हॉस्टल वगैरह है तो वो कैसा है, इसके आधार पर शाला की प्रभावशीलता का हम आकलन कर सकते हैं। अब जो है आप अपनी मर्जी से शाला की प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि वहाँ पे प्रिंसिपल कैसे हैं, टीचरों की व्यवस्था कैसी है, क्या वो समय पर सभी को चेक करते हैं, मापदंडों का उपयोग करते हैं, ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। तो 4 लाइनों में आपको इसको समझाना है, 3 4 लाइनों में इसको, 3 4 लाइनों में इसको समझा सकते हैं। बाकी मैंने इसको सारा ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं छोटे छोटे मैंने आंसर्स लिखे हैं, इनको आगे बड़े विस्तृत रूप से समझाया हुआ है। विद्यालय प्रभावशीलता के प्रमुख सिद्धांत जो है आपको बताना है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैं आगे बताऊंगा, ठीक है।
और नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्व की अवधारणा क्या होती है, नेतृत्व की विशेषताएं क्या होती हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इस तरह से जो है आपसे पूछा जाएगा विद्यालय में शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्रधानाचार्य को में किन किन गुणों का विकास करना चाहिए या होना चाहिए, ये हम बता सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे तो आप ये बता सकते हो। इसके अलावा जो है और छोटे क्वेश्चंस बनते हैं तो आप ये बता सकते हो। सारे क्वेश्चंस जो है मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहाँ समझाने की आवश्यकता होगी वहाँ पे समझाता चलूंगा। यहाँ पर जो है खाली स्थान किस तरह के बनते हैं आप देख सकते हो, छोटे क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं ये देख सकते हो। अब आ जाइए शिक्षा के प्रकार बताइए, तो औपचारिक और निरौपचारिक और अनौपचारिक 3 प्रकार के जो है शिक्षा के प्रकार होते हैं, ये ध्यान रखना है थोड़ा-सा। बालिका शिक्षा में कौन-कौन सी समस्याएँ हैं, लास्ट वीडियो में आप देख चुके होंगे, नहीं देखा है तो आप उसको देख लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से जो है शिक्षा एवं शाला विकास से संबंधित मुद्दे कौन-कौन से हो सकते हैं, वित्त होता है यानी कि पैसे हो सकते हैं, शाला भवन कैसा है वो हो सकता है, विद्यालय संसाधन में कमी हो सकती है, कंप्यूटर शिक्षा का जो है अभाव हो सकता है, अनुशासनहीनता हो सकती है, ठीक है? साथ में योग्य शिक्षकों की कमी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हम जो है बता सकते हैं कि इसके विभिन्न मुद्दे हैं विकास में, ठीक है? इस तरह से छोटे-छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है इन छोटे-छोटे क्वेश्चनों को। आपका समय मैं बर्बाद नहीं करूँगा, जितना जल्दी हो सके आपको वीडियो को ख़त्म करके मैं बता देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है, तो ये छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको आपको तैयार करना है। आते जाइए, ये आपके एमसीक्यूज़ बनते हैं कुछ, तो इस तरह के एमसीक्यूज़ बनेंगे जिसमें मैंने हाइलाइट करके आंसर्स दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको जो है याद करने हैं। आगे बढ़ते रहिए, मैं आपको सारे एमसीक्यूज़ दिखाता जाऊँगा। यहाँ पे देखिए विद्यालय का महत्व स्पष्ट करिए, तो संज्ञानात्मक विकास के लिए, उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए, रोजगार की तैयारी के लिए, सामाजिक गुणों का विकास करता है विद्यालय और सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु जो है विद्यालय महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर जो है आप अपने विचारों को जो है यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी मैंने इसके आंसर्स आगे भी दिए हुए हैं। विद्यालय के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, तो ये सारे उद्देश्य आप लिख सकते हैं। विद्यालय संबंध समिति द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य कौन-कौन से हो सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पे कार्य देख सकते हो कि प्रबंध संबंधी क्या-क्या कार्य करता है। और निम्न को समझाइए, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों को अच्छी तरह से याद याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। केंद्र सरकार के शिक्षा संबंधी क्षेत्राधिकार या दायित्व तो बताइए कि केंद्र सरकार जो है शिक्षा संबंधी क्या-क्या दायित्व रखता है, उसकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, ये पूछा जाता है, तो आप जो है इन पॉइंटों के माध्यम से इनको समझा सकते हैं। राज्य सरकार का शिक्षा के संदर्भ में महत्व को स्पष्ट करना है, तो इन पॉइंटों के माध्यम से महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं। राज्य सरकार मुख्यतः किन दायित्वों का निर्वाह करती है, तो ये सारे दायित्व हैं जो राज्य सरकार निर्वाह करती है। समुदाय के शैक्षिक कार्यों का वर्णन करिए। एक समुदाय होता है जो उसका शैक्षिक कार्य क्या होता है, ये आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सारे आंसर्स लिखे हैं, पॉइंट वाइज लिखे गए हैं सारे के सारे। आप इनको जो है ध्यान रखेंगे और हाईलाइट करते रहेंगे। मतलब हाईलाइट का मतलब कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या हाईलाइट करना है। तो ये मेन पॉइंट जो है ना, ये आपको ज़रूर लिखना है। बाकी एग्ज़ामिनर आपका कुछ नहीं देखेगा। आगे आपने क्या रायता फैलाया है ना, रायता भी नहीं देखेगा आपका। यानी कि आपने जो ये पॉइंट लिख दिया, ये पॉइंट लिख दिया, तो आगे एग्ज़ामिनर जो है ये आपकी लाइन नहीं पढ़ेगा, ठीक है? ये ध्यान रखना, थोड़ा-सा जो चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उद्देश्य क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपको याद रखना है, आएगा क्वेश्चन। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद यानी एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य हैं, बिल्कुल आपको बताने होंगे और इसी तरह से आपको लिखना होगा। इस तरह से जो है डीआईईटी जिसको हम बोलते हैं डाइट, तो इसके प्रभाग कितने हैं तो आपको बता देना है, इसके 7 प्रभाग होते हैं। ये सारे के सारे प्रभाग आपको याद रखने हैं। विद्यालय अभिलेख के प्रकार बताने हैं। विद्यालय में जो है सामान्य अभिलेख देखने को मिलते हैं हमारे को। साथ ही साथ प्रशासनिक अभिलेख, वित्तीय अभिलेख, कार्यालय अभिलेख और साथ ही साथ अन्य अभिलेख भी देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। आगे जो है क्वेश्चन उसकी बात करें, विद्यालय पुस्तकालय के उद्देश्य हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन और इस बार भी आएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हमेशा पूछा जाता है, को छोड़ने की कोशिश मत करना, ये ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है? और साथ ही साथ जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन के उद्देश्य हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको बताना है। नवोदय विद्यालय क्या है, पूछा जाएगा क्वेश्चन। केंद्रीय विद्यालय क्या है, पूछा जाएगा क्वेश्चन। नवोदय विद्यालय के जो है उद्देश्य क्या होते हैं, वो पूछा जाएगा। विशेषताएँ क्या है, वो पूछा जा सकता है। सैनिक स्कूल क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सैनिक स्कूल की विशेषताएँ बिल्कुल बतानी होंगी आपको। सारे के सारे कॉमन स्कूल सिस्टम की विशेषताएँ क्या होती हैं, ये आपको बताना होगा। इस तरह से जो क्वेश्चंस चलते जाएँगे, विद्यालयों में बच्चों के श्रेणी विभाजन के वर्तमान आधार लिखिए कि किस तरह से उनका श्रेणी विभाजन किया जाता है, किस वर्ग में कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। विद्यालय में बच्चों के श्रेणी विभाजन के वैकल्पिक आधार कौन से हैं? जो वैकल्पिक आधार होते हैं वो कौन-कौन से? तो मानसिक योग्यता के आधार जो है, हम मानते हैं कि बच्चों को कैसे किस जगह पे बैठाना है, कहाँ पे कौन-सी क्लास में किस बच्चे को रखना है, हैं? और संवेगिक परिपक्वता का कैसी है, उसकी रुचि का रुझान कैसा है, इस तरह की बातें हम जो है इसमें देखते हैं। सामाजिक कार्य कैसा करता है, कौशल विकास कैसा है उस बच्चे का, ये सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं। त्योहारों के आयोजन से विद्यार्थियों, विद्यालय और शिक्षकों का क्या जो है मतलब मेन होता है, ये बताना है आपको, ठीक है?
के आयोजन से विद्यार्थियों, विद्यालयों और शिक्षकों को क्या होता है, मतलब इससे मतलब क्या फ़ायदा होता है, ठीक है ना, क्या उद्देश्य होता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या महत्व होता है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें हम बता सकते हैं यहाँ पे। महत्व बोलिए, क्या बोलिए, उद्देश्य, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं महत्व हो गया, उद्देश्य हो गया, और हम क्या लिख सकते हैं इसके अलावा, पर्व और त्योहारों के आयोजन से विद्यार्थियों, विद्यालयों, शिक्षकों का क्या महत्व, क्या उद्देश्य। बस ये इस तरह का ही क्वेश्चन पूछेगा, मतलब आपको समझना है कि हमारा जो त्योहार त्योहार या पर्व है ये विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए या विद्यालय के लिए या शिक्षकों के लिए क्या भूमिका निभाता है। हाँ, उद्देश्य, भूमिका बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे आप चीज़ें इसमें लिख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं इसमें से, आप जितना चाहें उतना लिखें। गुरु नानक के जीवन से क्या शिक्षाएं प्राप्त होती हैं ये आपको बताना है। प्रार्थना सभा, प्रार्थना के उद्देश्य, प्रार्थना कार्यक्रम में शिक्षक की भूमिका को समझाइए। तो ये ऐसी चीज़ आपको जब लिखनी होगी तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। प्रार्थना सभा क्या होती है पूछता है, ठीक है। प्रार्थना के उद्देश्य क्या है ये भी पूछता है। प्रार्थना में जो शिक्षक की भूमिका क्या होती है ये भी आपको बताना है। विद्यालय में समय सारणी के उद्देश्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विद्यालय में गणवेशन की क्या आवश्यकता है। गणवेशन का मतलब क्या होता है कि जो वस्त्र जो हमको दिया जाता है वहाँ पर विद्यालय के द्वारा कि भैया आपको ये ड्रेस पहनना है, तो उसकी भूमिका क्या है ये आपको बतानी है, क्या आवश्यकता है ये बताना है। संस्था प्रमुख द्वारा विद्यालय का उद्देश्य क्या होना चाहिए, संस्था प्रमुख जो वहाँ का होता है उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए बताना है। संस्था प्रमुख की चुनौतियों को स्पष्ट करिए। भाई संस्था प्रमुख बन तो गए, लेकिन आपको क्या कौन कौन सी चुनौतियाँ शामिल मतलब आपको सामने देखनी पड़ेंगी, किसको आप सामना करोगे, तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको लिखना होगा। संस्था प्रमुख की विशेषताओं को संक्षिप्त में उल्लेख करिए, तो इस तरह आप पॉइंट लिख दीजिएगा, आंसर आपका कंप्लीट माना जाएगा और आप जो है पूरी तरह से तैयार माने जाओगे। नेतृत्वकर्ता की प्रभावी भूमिका के लिए संस्था प्रमुख और शिक्षक अपने आप को किस प्रकार जो है तैयार करें। नेतृत्वकर्ता यानी कि आपको लीडरशिप करनी है, तो आप अगर संस्था प्रमुख हैं या फिर शिक्षक हैं तो आप अपने आप को कैसे तैयार करेंगे, तो ये आपसे पूछा गया है। इस तरह से शाला के विकास में संस्था की प्रमुख भूमिका को समझाइए कि शाला के विकास में एक संस्था कैसे भूमिका अपनी निभा सकती है। वहाँ पे प्लानिंग कर सकती है, ठीक है, जिसको नियोजन बोला जाता है। उसके अलावा जो वित्तीय कार्यकुशलता है इसको बता सकते हैं हम। साथ ही साथ जो है अगर हम पॉइंट लिखें तो इसमें आपका आ जाएगा कार्य में निरंतरता, ठीक है, वो आ जाएगा। और संस्था गत प्रशासन जो है उसको हम समझा सकते हैं थोड़ा सा। और साथ ही साथ अगर आप समझाना चाहें तो विद्यालय भवन तथा साज सज्जा, इनमें से आप जो चाहें 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट जो आपको अच्छा लगता है वो लिखिए। विद्यालय संगठन के सिद्धांत कौन कौन से ये आप बताइए, आपसे पूछा जाता है। ये बाल केंद्रित सिद्धांत होता है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्राम होता है या प्रिंसिपल होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है सामुदायिक केंद्रित जो है आपका कम्युनिटी सेंटर्ड प्रोग्राम होता है, ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं। तो ये सारे देखो पॉइंटों को तो आपको लिखना, मैं तो हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि इन पॉइंटों को मत छोड़ना। मैं इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हो अगर वो थोड़ा सा वीडियो देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ जाए, अदरवाइज़ तो इंग्लिश में इसमें इंग्लिश की इसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके पास इंग्लिश मीडियम है तो वो बेचारे क्या करें, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे नोट्स जो है हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, ज़्यादातर नोट्स जो है हमने इंग्लिश में बना दिए हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपका सब हो जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा आप हिंदी में परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो। सर्व शिक्षा अभियान क्या है इसके बारे में पूछा, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य बताइए, क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या है, लक्ष्य और उद्देश्यों में अंतर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, उद्देश्य, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, ध्यान रखिए, लक्ष्य। यही चीज़ तो आपको समझना है कि लक्ष्य उद्देश्य पूछे तो क्या लिखना है। शाल्य प्रबंधन यानी कि विद्यालय प्रबंध क्या होता है, विद्यालय प्रबंध का अर्थ समझाइए। आपसे बड़ा क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन किस तरह का पूछा है, विद्यालय प्रबंध की आवश्यकता का वर्णन कीजिए, तो इस तरह से आप बता सकते हैं इसकी आवश्यकता क्या है। आगे आइए, जो हम बताएंगे वो उसमें क्या और आपको बताना है। अच्छा, यहाँ पर जो है मेल-जोल और भागीदारी, ये आप देख तो रहे हैं कि भई एक प्रबंधक की भूमिका कैसी होनी, छवि कैसी होनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस हम आगे कर चुके हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो नीचे हैं, ठीक है? तो उसको आपको ज़रूर देखना है एक बार। ये कुछ क्वेश्चंस तो हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको। प्रत्यक्षीकरण जो है बता रखा है, अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है, और प्रतिविज्ञान का स्मृति में क्या स्थान है ये बता दिया। सारे क्वेश्चंस तो यहाँ पे बताए हुए हैं, आप थोड़ा-सा नीचे आइए, ये भी बता रखा है।
ठीक है, एमसीक्यूज बता रखे हैं आपको, देखते जाइए, मैं धीरे धीरे थोड़ा चलता हूँ आपको। अगर कोई क्वेश्चन नहीं देखा होगा आपने तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस तो हैं आपके, लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चंस कुछ नीचे दिए गए हैं उनको जरूर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ, अभी देखते जाइए। ये सारे क्वेश्चंस मैंने अभी अभी करा दिए थे आपको। ठीक है, तो इनको मेरे को कराने की ज़रूरत नहीं है। आते जाइए, शुरुआत है आपके। नेतृत्व क्या है, इसकी अवधारणा बता दी है। नेतृत्व की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, लीडरशिप जिसको बोलते हैं, ये भी कर दिया है, ये भी कर दिया, ये भी बताया मैंने आपको। कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको यहाँ बीच बीच में एक एक दो दो क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपको करना, मतलब ये पूरा पीडीएफ ही आपको पढ़ना होगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको समस्याएं झेलनी होंगी। ये तो मैंने क्वेश्चन कराया था, औपचारिक निरौपचारिक अनौपचारिक जो है। आते जाइए और भी है, ये भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आपको रिपीट होते दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये थोड़े से क्वेश्चंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये ध्यान रखना, जो रिपीट हो रहे हैं ना वो क्वेश्चंस आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप भैया बार बार में उसको पढ़ लो। उद्देश्यों का वर्णन हमने कर लिया था। प्रमुख कार्य ध्यान रखना है, ये करना है। मैंने बता दिया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में पूछेगा आपसे, तो इस तरह से आप बताएंगे। सरकार का क्या उद्देश्य है, महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य शिक्षा के संदर्भ में वो बताना है, ये तो मैंने बता दिया था। राज्य सरकार मुख्यतः किन दायित्वों का निर्वाह करती है, ये भी बताया था। सामुदायिक शैक्षिक कार्यों का वर्णन कीजिए, ये भी बताया हुआ है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उद्देश्य, ये भी बताया हुआ है। एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। उसके उद्देश्य क्या है, ये भी पूछा गया। डाइट के कितने प्रभाग हैं, मैंने बताया था 7 को याद कर लेना ढंग से। अभिलेख के प्रकार बताने हैं, तो सामान्य अभिलेख, प्रशासनिक, वित्तीय, ये सारे मैंने बता दिए हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ कुछ जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ना बार बार, तो उन क्वेश्चंस को इसलिए दिया गया है कि आपको पढ़ना है इन सभी को। ठीक है, सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। नवोदय विद्यालय के बारे में, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय बता दिया है। नवोदय विद्यालय के उद्देश्य बता दिए हैं आपको। विशेषताएं बताई गई हैं, सैनिक स्कूल क्या है ये बताया गया, सैनिक स्कूल की विशेषताएं क्या है ये बताया गया है। कॉमन स्कूल सिस्टम की विशेषताएं क्या होती हैं ये बताया गया आपसे। और विद्यालय में बच्चों के श्रेणी विभाजन के वर्तमान आधार बताइए, ये तो मैंने बता ही दिया है। हाँ ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको रिपीट करने हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कुछ क्वेश्चनों को जो है मैंने अपने हिसाब से जो है यहाँ पर कहीं कहीं चेंजेस किए हुए हैं, तो उनको आप चेक कर लेना। आपके हिसाब से जो अच्छा लगता है आपको, जो क्वेश्चंस बेहतरीन लगते हैं उनको याद करिए। मेरे हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको पढ़ने चाहिए, जिनके माध्यम से जो है अपने रिजल्ट को जो आप इंप्रूव कर सकते हैं। 90% की गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको, यदि आप सारे क्वेश्चन पेपर्स जो हमारे नोट्स हैं या फिर जो वीडियोज़ हैं कंप्लीट जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, तो आपको जो है कोई भी मतलब आपको धोखा नहीं दे सकता। एग्जामिनर तो छोड़िए, आप अपने आप को नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप बता सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। तो शिक्षा अभियान क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य, ये ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। अगर फिर भी कोई ही आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट हुआ है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि उन क्वेश्चनों को आपसे पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाता है और बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, टीम की आवश्यकता क्या है, शिक्षा में असमानता के निवारण के उपाय क्या हैं, ये सब चीज़ें आप जो है बता सकते हैं। पीडीएफ नोट्स कैसे लेने हैं, प्राप्त कैसे करने हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है। इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो आप वीडियो से पढ़ लीजिए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ बेहतरीन सीखा होगा। इससे पहले वाले वीडियो से भी बेहतरीन सीखा होगा, आने वाले वीडियो से भी बेहतरीन सीखने वाले हो आप। बने रहिए, पढ़ते रहिए और बिंदास रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। बस इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।